में मिस कानपुर और 2001 में मिस नॉर्थ इंडिया का खिताब जीतने वाली, जिनको अभिनय की कला उनके पिता से पंडित विजय दीक्षित जी से विरासत में मिली और नृत्य की अपनी मेहनत और लगन से आ रही है एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ स्टोरी के साथ आपके मध्य उपस्थित है कहानियों के नए रंग और नई नफासत के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टिंग कोच नयनी दीक्षित जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए उनका। दादी सुनाती थी कहानियां, राजा की, राम की, कृष्ण की, भूत की, चुड़ैल की, सबकी कहानियां। और कहानियां देखते देखते हमारी आंख लग जाती थी। देखते देखते कहानियों का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि जब कोई सुनाने वाला कहानी सुनाता है तो हम उसे देखने लगते हैं। कहानी सुनाने वाले और कहानी पढ़ने वाले में यही फर्क है, क्योंकि पढ़ने वाला हर पाठक हर कहानी को अपनी तरह से इमेजिन करता है और यह जिम्मेदारी पाठक की होती है, लेकिन सुनाने वाला उसकी सारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो सुनने वाला वही इमेजिन करेगा जो सुनाने वाला चाहेगा। इस बात से आप सब सहमत हैं? हाथ उठाइए अगर सहमत हैं। अरे वाह सब लोग सहमत हैं, तो इतना पीछे क्यों बैठे हैं, आगे आ सकते हैं। समझती हूं संडे का दिन है, सुबह 10:30 बजे कौन जाए, लेकिन कहानी सुनने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि वो कहानियां होती हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं थ्रिलर है। संडे की सुबह थ्रिलर का क्या काम, लेकिन काम है। थ्रिलर मेरे हिसाब से एक बड़ा ही डिफिकल्ट जॉनरा है। रोमांस, थ्रिलर, कॉमेडी बड़े ही मुश्किल जॉनरा हैं, क्योंकि जब तक थ्रिलर में आप खुद नहीं डरेंगे तब तक ऑडियंस कैसे डरेगी। इस कहानी का नाम है हॉन्टेड कैमरा। क्या होता है कहानी में वो मैं आपको सुनाऊंगी, और उसके बाद मेरी पर्सनल फेवरेट रचना मैं आपको सुनाऊंगी जिसका नाम है रश्मि रथी, और इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तृतीय सर्ग भाग 2 सुनाऊंगी और उम्मीद करती हूं कि आप सबको पसंद आएगा। पांव टहल रही थी और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी। अचानक उसे अपने तलवे पर कुछ अजीब महसूस हुआ। वो रुक गई और उसने देखा कि कोई काले रंग की चीज समंदर की गीली मिट्टी में आधी अंदर आधी बाहर निकली हुई है। उसने हाथ से उस चीज को बाहर निकाला। ये क्या है, उसने मन में बुदबुदाया। पानी से उसकी मिट्टी को साफ किया और फिर गौर से देखने पर लगा कि जैसे कोई पोलरॉइड कैमरा है। अरे वाह, ये तो कैमरा है शायद। और फिर वो अपने रूम में वापस लौट आई। रूम में जाकर रोशनी ने सबसे पहले अपने हाथ मुंह धोए, थोड़ा फ्रेश हो ली और फिर उस कैमरे से छेड़छाड़ करने बैठ गई। वो एक पुराना सा दिखने वाला कैमरा था। कब, कहां, कैसे वहां आ पड़ा और आज रोशनी के हाथ लगा, या यूं कहिए कि पांव लगा। इतने में किसी ने रोशनी के कंधे पर ठप से हाथ मारा। रोशनी चौंक गई। अरे रिलैक्स यार, मैं हूं, रोशनी की दोस्त मेघा ने हंसते हुए कहा। ओफो, मैं तो चौंक गई थी, ऐसे कोई कंधे पर हाथ रखता है क्या? उफ़ो, अरे मगर तू ये कर क्या रही है, क्या है तेरे हाथ में, जरा दिखा, मेघा ने सवालिया अंदाज में पूछा। ये मुझे समंदर किनारे मिला था। पोलरॉइड कैमरा, मगर ये तो काम नहीं कर रहा है ना शायद, देखो बटन दबाने से कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, पता नहीं, शायद पड़े पड़े खराब हो गया हो। तू भी ना क्या क्या उठा लाती है, कभी रंगीन शंख, कभी टूटी पायल, कभी ये कभी वो, और कभी ये कैमरा। अरे टहलने जाती है या सामान चुनने जाती है? मेघा उसे चिढ़ाते हुए किचन की तरफ चली गई। ओ हेलो, मैं तुम्हें क्या सामान चुनने वाली लगती हूँ? अच्छा छोड़ ये सब, चल बाजार चल के कुछ चीजें ले आते हैं, किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेघा ने झोला पकड़ते हुए कहा। रोशनी ने कैमरे को पलंग के पास वाले टेबल पर रख दिया और दोनों स्कूटी से चले गए। रोशनी और मेघा रूममेट्स थे, पिछले 1 साल से एक साथ रह रहे थे, एक ही ऑफिस में काम भी करते थे।
इधर बंद कमरे में कुछ हलचल होने लगी। खैर, थोड़ी देर बाद रोशनी और मेघा बाजार से लौट आए खाने के राशन के साथ। अंदर अंदर घुसते ही रोशनी को कुछ अजीब सी घुटन घुटन महसूस हुई, गरम हवा जैसी। इसलिए उसने खिड़की के पर्दे हटा दिए। मेघा सामान लेकर किचन में चली गई। इधर रोशनी पलंग पर बैठ गई और उसने गौर किया कि कैमरा टेबल पर नहीं है। उसने इधर उधर देखा, कैमरा टेबल के नीचे गिरा हुआ था। ये नीचे कैसे गिर गया? उसने कैमरा उठाया और फिर उसमें उंगली करने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी तस्वीर ली। आवाज के साथ एक हल्की फ्लैशलाइट हुई। रोशनी ने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन सब नॉर्मल था। वो सोचने लगी कि ये आवाज कहां से आई। इतने में मेघा रूम में आ गई। क्या हुआ रोशनी, इधर उधर क्या देख रही है? यार, मैंने ये कैमरा जमीन से उठाया तो मुझे लगा जैसे पीछे से किसी ने मेरी तस्वीर ली है। मुझे फ्लैश लाइट की आवाज आई। तू भी ना पागल है। What nonsense! अरे तुझसे कोई बटन दब गया होगा। नहीं यार, अगर ऐसा होता तो फोटो भी निकलता ना। हाँ, फिर तुझे कोई गलत फहमी हुई है यार। शट अप, छोड़िए सब। देख मैंने क्या बनाया है। दो पल रोशनी सोचती रही, फिर उसे लगा कि हाँ शायद कोई गलत फहमी होगी, और वो किचन में चली गई। दोनों ने डिनर किया और फिर उसके बाद सो गए। रोशनी उठना, उठ, देख ऑफिस जाना है ना, मेघा ने उसे हिलाते हुए कहा। अरे तेरा शरीर तो आग की तरह तप रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है? मेघा ने उसके माथे पर हाथ रखा जो काफी गर्म था। पता नहीं, मेरा बदन बहुत दुख रहा है और कपकपी सी आ रही है, रोशनी ने मुरझाई हुई आवाज में कहा। ओह, मैं काम करती हूँ, नीचे से तेरे लिए दवाई ले आती हूँ, तू आज आराम कर, ऑफिस मत जा। हाँ। और फिर मेघा ऑफिस चली गई। रूम में रोशनी अकेली थी। दोपहर हो चुकी थी। घड़ी डोंग डोंग करके 12 का घंटा बजा रही थी। रोशनी ने आंखें खोली, बाथरूम में गई, नहाया और नाश्ता करने बैठ गई जो मेघा ने बनाया था। नाश्ता खत्म करके उसने दवाई ली और फिर टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते उसकी आंखें भारी होने लगी थीं। शायद दवाई का असर था। खैर, वो बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। रोशनी एक बंद कमरे में थी जहां चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। कुछ फ्लैशलाइट चमक रहे थे और एक सफेद साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। रोशनी मदद के लिए मुंह खोलकर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो सफेद साया धुएं जैसी परछाई रोशनी के करीब आई और उसके मुंह में घुस गई। रोशनी की आंख खुली। उसने देखा कमरे में अंधेरा था, बत्ती भी गुल थी, पंखा बंद था। उसने खिड़की के दरवाजे खोले, पर्दे खोले तो थोड़ा उजाला हुआ। रोशनी बाहर की तरफ झांक रही थी। मौसम बहुत खुशनुमा था। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। आसमान बादलों से ढका हुआ था। अचानक कुछ गिरा, खड़क। रोशनी ने पीछे मुड़कर देखा तो कैमरा फिर से जमीन पर गिरा हुआ था। वो बेड के पास आई। ओफो, लगता है फिर हवा से गिर गया। उसने कैमरा उठाया और फिर उसे देखने लगी। चलता कम है, गिरता ज्यादा है, पता नहीं कैसा कैमरा है। अचानक से उसने एक बटन दबाया और लाल बत्ती जल उठी। अरे वाह, ये तो काम कर रहा है। उसने कैमरे पर अपनी आंख टिकाई और रूम की दीवार पर क्लिक किया। एक लाइट जली और के साउंड के साथ एक फोटो बाहर निकल आई। फोटो में कुछ खास नजर नहीं आया क्योंकि बहुत अंधेरा था, फिर भी ठीक ठाक था। रोशनी खुश हो गई। उसे लगा फोटो निकल गई, कैमरा काम कर रहा है, तबीयत भी ठीक है, चलो बाहर जाते हैं। वो तुरंत हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके निकल गई। बिल्डिंग के नीचे मोहन चाचा गार्ड
गार्ड मोहन चाचा मिले। अरे रोशनी बिटिया, तबीयत ठीक हो गई क्या? आपको कैसे पता मेरी तबीयत खराब थी? अरे वो मेघा बिटिया जा रही थी ऑफिस तो तुम दिखी नहीं, हमने उससे पूछा, उसने कहा तबीयत खराब है तो पता चला। अच्छा। लो, रानी भी तुम्हें देख के कितना खुश हो गया है, बहुत अच्छा कुत्ता। अरे मेरा प्यारा रानी, रानी देखो कैसा खुश हो रहा है। रोनी के हाथ और पैर खुशी में कूदने लगे और रोशनी उसे प्यार से सहलाने लगी। अरे बिटिया, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये एक कैमरा है, कल शाम यही समंदर किनारे मिला था। अच्छा, काम कर रहा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, आप इधर 1 मिनट खड़े हो जाइए, मैं आपकी फोटो खींच के दिखाती हूँ। नहीं नहीं, आप और रोनी दोनों खड़े हो जाइए। ओके, स्माइल। और एक फोटो बाहर निकल आया। रोशनी फोटो पकड़कर हवा में कुछ देर झटकने लगी और फिर रुक गई। फोटो उभर आई, बहुत क्लियर नहीं थी पर ठीक ठाक थी। ये लीजिए अंकल, आपका फोटो। अरे वाह, ये तो बहुत मस्त चीज निकल आई, तत्कालीन फोटो निकाल दिया, मोहन ने खुश होते हुए कहा। रोशनी ने कहा बाय। रोशनी मौसम का मजा लेते हुए इधर उधर कुछ अच्छा लगता तो तस्वीर उतार लेती। फूल, बागान, पेड़ों, पंछियों की तस्वीरें। एक पेड़ पर 2 कौवे बैठे हुए थे जो उसे बड़े अच्छे लगे तो उसने फोटो खींच ली। चलते चलते वो एक पार्क में आ गई और एक खाली बेंच पर बैठ गई। रोशनी एक एक करके फोटोग्राफ्स देख रही थी। नॉट बैड, मैं तो अच्छे खासे फोटो खींच लेती हूँ। अचानक एक बुजुर्ग महिला वहां आकर रोशनी के बगल में बैठ गई और रोशनी को देखकर बोलने लगी, तुम फोटोग्राफर हो क्या बेटी? रोशनी ने कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, वो तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। अच्छा, क्या नाम है बेटी तुम्हारा? रोशनी। कहाँ रहती हो? बस यहीं बगल में मीना अपार्टमेंट में अपनी दोस्त के साथ रहती हूँ। रूम में अकेले बोर हो रही थी तो बाहर आ गई। अच्छा, और आप? मेरा नाम मालती है, यहीं रहती हूँ पीछे लीलावती अपार्टमेंट में, और शाम को यहाँ आके थोड़ा टहल वहल लेती हूँ और इसी जगह आके बैठ जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन आज बेटे मौसम इतना खुशनुमा था कि पहले ही आके बैठ गई। काफी देर दोनों बातें करते रहे, सहेलियों की तरह। रोशनी का मोबाइल बजा। अरे कहाँ है यार, रूम में नहीं है क्या? हाँ मैं बाहर निकली थी, 5 मिनट में आ रही हूँ। तेरी तबीयत ठीक हो गई? हाँ हाँ। अरे जल्दी आ यार, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ आ रही हूँ। लौटने से पहले रोशनी ने उस महिला की फोटो निकाली। आंटी आपकी फोटो निकालूं? हाँ हाँ बिल्कुल, बैठ जाने दो, निकालो। महिला ने खुशी खुशी फोटो खिंचवाई। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा आंटी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कल आना तो मिलना, ठीक है? जी आंटी, नमस्ते। और वो वहां से चली गई। अरे कहाँ घूमने चली गई थी? बस यहीं पार्क में थी, एक आंटी मिल गई तो बातें करने लगी। अच्छा तू बैठ, डिनर आज मैं बनाऊंगी। अरे तेरे हाथ में क्या है? ये वही कैमरा है क्या? ओ हाँ, पता है ये कैमरा काम कर रहा है, मैंने कुछ तस्वीरें निकाली, ये देख। वाओ, इट्स सो कूल यार, दिखा दिखा। अच्छा तू देख, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। रोशनी हाथ मुंह धोकर किचन की तरफ चली गई। मेघा कैमरे में व्यस्त हो गई क्योंकि अब उसे भी फोटो निकालनी थी। उसने कैमरे का मुंह अपनी तरफ किया और सेल्फी निकालने लगी। हल्की सी फ्लैश लाइट हुई और ग्रर की आवाज के साथ फोटो बाहर आ गई। माय गॉड, सो कूल यार, कितना अच्छा फोटो, ये तो कमाल का है, कितना मजेदार है ना? रोशनी ने रोटी बेलते बेलते कहा। मेघा अब कैमरे से तस्वीर और निकालना चाहती थी। रोशनी स्माइल और फोटो निकल आया। चल एक सेल्फी लेते हैं, सेल्फी। हाँ ठीक है चल। लेकिन ये क्या? फ्लैश हुआ, फोटो नहीं आया। फिर से ट्राई किया, फ्लैश हुआ, फोटो नहीं आया। ओ यार,
लगता है इसका ना रील प्लेट खत्म हो गया, कोई नहीं कल नया ले लेंगे। दोनों बातें करके खाना खा के सो गए। अगली सुबह रोशनी उठी, मेघा उठी, तैयार हुए और ऑफिस के लिए निकल पड़े। नीचे पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। सामने गेट के पास लोगों की भीड़ जमा थी। पास जाकर देखा तो मोहन चाचा यानी गार्ड की लाश पड़ी हुई थी। उनके चेहरे से खून ही खून निकल रहा था, शरीर पर जख्मों के निशान थे और लाश से बदबू आ रही थी। पुलिस भी मौजूद थी। इंस्पेक्टर लाश का मुआयना कर रहे थे। लेकिन बात इतनी ही नहीं थी। गेट के बाहर सड़क पर भी एक लाश थी, लेकिन ये कुत्ते की थी, रॉनी की, जिसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसको किसी गाड़ी ने कुचल दिया है। कुत्ते की अंतड़ियां सड़क पर फैली हुई थी और मक्खियां उस पर भिन-भिना रही थी। किसी को नहीं मालूम था कि ये सब कैसे हुआ। रोशनी ये देखकर सोच रही थी कि कल शाम ही तो मिले थे, बात की थी, फोटो खींचा था, अचानक ये हादसा। पुलिस के पूछने पर लोगों ने कहा, शाम को वो रॉनी कुत्ता बहुत भौंक रहा था, उधर से लोग आता जाता था तो पागल जैसा भौंकता था, मुम्मी मिमी आता था, भौंकता था, मेरे को पता नहीं। मेरे को ऐसे लगता है सर ये हादसा रात को हुआ, क्योंकि देखा नहीं किसी ने, अपने को मालूम नहीं सर। पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी देर सोच में पड़ गया। हो सकता है कुत्ता पागल हो गया हो और इसी ने अपने मालिक को यानी गार्ड को काट लिया हो और भागने के क्रम में किसी गाड़ी के नीचे आ गया हो सकता है ना। रोशनी और मेघा भी भीड़ में थे। रोशनी पुलिस और लोगों की बातें सुनकर हैरान थी कि पागल, अचानक कोई पागल कैसे हो सकता है? कल तो सब ठीक था, कैसे कोई पागल हो जाएगा, काटने लगेगा? इम्पॉसिबल। मगर पुलिस को लाश की शर्ट की ऊपरी जेब से एक फोटो मिली जो खून से सनी हुई थी। जाहिर था कि ये वही फोटो था जो रोशनी ने निकाला था। ए रोशनी चल यार चल, हमें लेट हो रहा है यार, डोंट स्पॉइल योर मूड, लेट्स गो। पूरा दिन रोशनी के जहन में गार्ड और रॉनी घूमते रहे। लंच टाइम में भी रोशनी खामोश थी। अरे क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं यार, वो फिर इतनी उदास क्यों है? वो गार्ड चाचा और रॉनी यार। हाँ यार हुआ तो बुरा, पर अब क्या कर सकते हैं। ऑफिस से लौटते वक्त रोशनी रास्ते में उतर गई। मेघा तू जा, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन ज्यादा सोचना मत। रोशनी चलने लगी। वो पार्क की तरफ जा रही थी जहां पिछली शाम को एक महिला से मिली थी। उसने सोचा कि वहीं जाकर बैठा जाए और आंटी से थोड़ी बातें करे, शायद उसे अच्छा लगेगा। अभी वो आगे चल ही रही थी कि रास्ते में उसे दो कौवे मरे पड़े मिले। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत अभी हुई है। खून नहीं था मगर ताजा मौत हुई थी। पहले गार्ड, फिर रॉनी की लाश, अब इन पंछियों की लाश। आखिर ये सुबह से शाम तक यही सब देखने को क्यों मिल रहा है? क्या मनहूस दिन है यार। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रोशनी उस जगह गई जहां वो पिछली शाम उस महिला से मिली थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वहां भी भीड़ लगी हुई थी। अब क्या हो गया? ये भीड़ क्यों लगी है? रोशनी जब नजदीक पहुंची तो देखा कि एक महिला की लाश पड़ी है। ये मालती वही महिला थी जिससे वो कल मिली थी। कल तक तो सब ठीक था, कितना अच्छा पल गुजरा था, आज यहां मौत कैसे? पुलिस मौजूद थी। सर, सुबह एक गार्ड और कुत्ते की लाश मिली, शाम को एक महिला की लाश मिली। ये महज इत्तेफाक तो लग नहीं रहा सर, मर्डर जैसा ही कुछ लग रहा है सर। हाँ गोपी, कह पाना तो मुश्किल है। गार्ड के फॉरेंसिक रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि उसे किसी कुत्ते ने काटा था। और इस महिला की लाश को देखो, कुछ नारियल गिरे हुए हैं और इसके सर से खून बह रहा है। नारियल का पेड़, पेड़ के नीचे बेंच, बेंच पे महिला। हो सकता है कि ये महिला यहाँ बेंच पे बैठी हो, हवा चली हो, ऊपर से पेड़ से नारियल गिरा हो, सीधे इनके सर पे आया हो। पेड़ की ऊंचाई देखो कितनी ज्यादा है। इतनी ऊंचाई से अगर किसी बुजुर्ग के सर पे नारियल गिरेगा तो क्या होगा? पुलिस ने उस महिला के पर्स की तलाशी ली और उसमें से भी एक फोटो मिला। जिस तरह से ये मौत हुई है उससे तो हादसा लग रहा है, मगर ये फोटो का मिलना और सुबह उस गार्ड की जेब से फोटो का मिलना कुछ संबंध जाहिर कर रहा है। दोनों ही एक जैसे
कार्ड पिक्चर्स हैं, आखिर माजरा क्या है यार गोपी? गहरी सोच में डूबते हुए इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा। अब रोशनी को कुछ आभास हो गया। ये मौतें, यानी मैंने जिनका जिनका फोटो, पहले गार्ड, कुत्ता, पंछी, मालती आंटी, यानी जिसका जिसका फोटो मैंने निकाला उन सबकी मौत हो रही है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। यानी अगला नंबर मेघा का है। उसने तुरंत मेघा को कॉल किया। हेलो मेघा, मेघा तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हो गया? तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आ रही हूँ। अरे हाँ मगर रोशनी क्या? नहीं तुम अपना ख्याल रखना, मैं बस आ रही हूँ। मेघा को कुछ समझ नहीं आया आखिर क्या माजरा है, रोशनी क्यों परेशान है। रोशनी ने अपनी बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगा दी। इधर मेघा आराम से रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजा जोर जोर से खड़कने लगा। ओपन द डोर प्लीज, मेघा ओपन द डोर। मेघा हड़बड़ा कर उठी और दरवाजा खोला। रोशनी पसीने से लथपथ हांफते हुए अंदर आई। अरे क्या हुआ? रिलैक्स, काम डाउन। मेघा मुझे पता चल गया, ये मौतें कि मुझे पता चल गया। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। ये कैमरा, इसकी वजह से वो सब लोग मरे। व्हाट? क्या बोल रही है तू? मैं सच कह रही हूँ, मैंने जिन जिन लोगों की तस्वीरें ली वो सब लोग मर गए। अब मैं, तुम, गार्ड अंकल, रोनी, ये क्या करूं? मालती, रिलैक्स, ठीक से बता। मैंने कल 2 कौओं के फोटो लिए थे, वो भी मर गए। कल शाम मालती आंटी मिली थी, वो भी मर गई। मैंने उनकी भी तस्वीर निकाली थी। हाँ पर तस्वीर मैंने भी निकाली थी यार। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इतने में ही कमरे में एक सरसराहट की आवाज आई। मेघा और रोशनी खामोशी से इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक टीवी हिलने लगा और फिर एक झटके में टीवी फूट गया। सारे कांच मेघा के जिस्म में तीर की तरह घुस गए। मेघा के चेहरे में छोटे छोटे कांच घुसे हुए थे। उसकी आंखों में भी कांच ही कांच था। खून से चेहरा लथपथ था। अपने दोस्त की हालत देखकर वो पगला गई। मेघा, मेघा, और मेघा तड़प तड़प के मर गई। रोशनी को समझ आ गया कि अगली बारी उसकी है। वो तुरंत उठी और कैमरे को तोड़ने लगी, मगर ये क्या, कैमरा रबर की बॉल की तरह उछलने लगा। उसने भागने की कोशिश की, सारे दरवाजे जैम थे। किचन से आवाज आई। उसने डरते डरते फ्रिज का दरवाजा खोला तो फ्रिज हिल रहा था। उसने देखा कि फ्रिज से एक सफेद ठंडी हवा बाहर आ रही है। हवा इतनी ज्यादा थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। चारों तरफ बहुत ठंडा हो गया था। वो बुरी तरह ठंड से कांप रही थी। उसने भागने की कोशिश की। रूम के दरवाजे बंद थे। रोशनी का पूरा शरीर ठंडा होने लगा, नसें जमने लगी, खून का प्रवाह थमने लगा। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर एक साउंड आया। फिर वही साया जो रोशनी ने अपने सपने में देखा था। रोशनी आवाज करने के लिए मुंह खोल रही थी, मगर वो रोशनी के मुंह के अंदर घुस गया। रोशनी का शरीर सफेद हो चुका था, जैसे कोई इंसान काफी दिनों के बाद बर्फ से निकला हो। उसके होंठ सफेद थे, आंखें बड़ी बड़ी खुली रह गई थीं। रोशनी की भी मौत हो गई थी। पुलिस को रूम में रोशनी और मेघा की लाश मिली, और वो कैमरा भी और वो तस्वीरें भी। पुलिस को यह तो समझ आ गया था कि इन तस्वीरों, इन मौतों के बीच कोई गहरा संबंध है, लेकिन क्या, वो पुलिस पता नहीं लगा पाई। यह कैमरा किसका था, कहां से आया था, कुछ पता नहीं। बहरहाल उस समय एक रहस्यमय हॉन्टेड कैमरा को पुलिस आखिर जब्त करती भी तो क्या करती। उसे एक म्यूजियम में रख दिया गया जिससे कि और मौतें ना हो। इसीलिए कहते हैं लावारिस चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। कहानी से संबंधित कोई सवाल होंगे तो हम क्विकली रश्मि रथी के बाद थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे। रश्मि रथी के बारे में कौन नहीं जानता। इसे लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। महान कृति है।
महाभारत के विषय में, कर्ण के विषय में और कृष्ण के विषय में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जैसे रामधारी सिंह दिनकर के आगे कोई कुछ लिख ही नहीं पाया। सर्ग 3 भाग 2। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान पांडवों के दूत बनकर आए थे, जिससे कि युद्ध ना हो, सब हंसी खुशी रहें, परिजन पर असी ना उठाएंगे, अपने भाई बांधवों पर तलवार ना उठानी पड़े। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। आगे क्या हुआ हम सब जानते हैं। सर्ग 3 भाग 2। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, दृग हो तो दृश्य कांड देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु धलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख। गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ।
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे दुर्योधन, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। सभी किरदार थक कर सो गए हैं, सभी किरदार थक कर सो गए हैं, मगर अब तक कहानी चल रही है। वास्तविकता में जिस तरह से प्रस्तुतिकरण नैनी दीक्षित जी ने किया, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सजीव हमारी आंखों के सामने चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन उनके लिए बजाए। थैंक यू। और मैं उनको सम्मानित करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर पतंजलि मिश्र जी से आग्रह करूंगा वो मंच पर आ जाएं और आदरणीय नैनी दीक्षित जी को गाथा की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। डॉक्टर पतंजलि मिश्र जी। मंच पर 5 कुर्सियां लगवा दीजिए सामने की तरफ।